Good morning, everybody. And welcome back to the session for CA Intermediate Financial Management. Okay, so there were two questions for your homework. One was question 26B, जिसमें इनिशियल आउटफ्लो 1,20,000 है और एनुअल कैश इनफ्लो 30,450 रुपए है। तो चलिए पहले हम 26B का आंसर देख लेते हैं। देखो 26B को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से 5-6 साल की टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फिलहाल तो डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको स्टेप्स भी बता दूंगा। 1,20,000 और 30,450। और कितने साल हैं इसमें? 6। तो क्या आपका आंसर 13.51% के आसपास आता है? ओके, वेरी गुड। इसमें ना डायरेक्ट एनयूटी का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए था आपको। ऐसी टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी 6 साल की। तो कितने लोगों ने डायरेक्ट एनयूटी का फॉर्मूला लगाया? वो यस सर लिख दो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर ना आपको इसके बाद में सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 29। जिसमें एक प्रोजेक्ट एक्स है और एक प्रोजेक्ट वाई है, और जिसमें आपको बोला है कि 10% की डिस्काउंटिंग रेट से एक तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है इन दोनों प्रोजेक्ट की, और दूसरे आपको आईआरआर भी कैलकुलेट करना है। तो जरा देख लेते हैं, आप आंसर टाइप करिए, दोनों की एनपीवी कितनी कितनी आई जरा बताएंगे आप मुझे? 2,500 और 6,000 रुपए। ओके, 2,500 रुपए और 6,000 रुपए, ये आंसर आता है सब लोगों का। चलो अब दोनों का आईआरआर टाइप करके बताओ आप मुझे कितना कितना आता है। 24% और 21%। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। गुड, वेरी गुड। यानी आप लोगों को आईआरआर कैलकुलेट करते और एनपीवी कैलकुलेट करते अच्छे से आ गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो इस क्वेश्चन में। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी इन क्वेश्चन नंबर 29? Say yes sir if you have any problem. शॉर्टकट नहीं, बहुत रेट ट्राई करने पड़ते हैं ऐसे तो।
शॉर्टकट बेटा एक्चुअली क्या है, इसमें एग्जाम में वो आपको ना 2-3 रेट्स दे देते हैं, तो आपको पहले से ही पता होता है कि कौन सी रेट के आसपास आपको ट्रायल एंड एरर करना है, और उसके बाद में तो बस फिर इंटरपोलेशन ही करना बचता है। तो एग्जाम में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी शॉर्टकट वाली, ठीक है। वैसे एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि आप वो सिंपल इंटरेस्ट का 1.5 गुना कर सकते हो इन केस ऑफ एन्युटी, है वो लगा सकते हो। उससे सही आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि ये एन्युटी नहीं है, इसमें कैश फ्लो बदल रहे हैं, और फिर भी ना एक ब्रॉड आइडिया आपको लग जाएगा, एक मोटा अनुमान आपका जो है वो निकल आएगा। हाँ 26A का क्या है, ये रहा ना बेटा 26A का आंसर। देख नहीं पा रहे हो क्या आप स्क्रीन? अच्छा स्क्रीन शेयर्ड नहीं है क्या? शेयर्ड है स्क्रीन तो। ये 26A का ही तो आंसर है। अच्छा 26B है ये, सॉरी। अरे ए तो कल ही कर लिया था ना। अच्छा अच्छा ये अधूरा था कल। ओके ओके ओके। तो बहुत इजी है, इसमें इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आप लगा दो, और इंटरपोलेशन के फॉर्मूला में रेट इज इक्वल टू लोअर रेट जो कि 10% प्लस डिफरेंस इन केस ऑफ लोअर रेट जो कि है 2318, और उसको आपको करना है डिवाइड 2318 प्लस 4206, और इस पूरे को फिर आपको उठा करके मल्टीप्लाई कर देना है HR माइनस LR से जो कि 2% है। तो 10.71%, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका 26A का। करण इतनी देर से क्यों आए बेटा? मुझे ना बार बार एडमिट 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 करना पड़ता है, सो समय पे आ जाया करो। चलो और कोई डाउट है किसी को इसमें? वैसे सिंपल इंटरेस्ट वाले में क्या है, एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार आंसर 20% के आसपास है। जैसे अगर इसमें मैं 5,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 करूंगा तो ये कितना आएगा? 15,000। 15,000 में से 10,000 माइनस करूंगा तो ब्याज कितना कमाया मैंने? 5,000। 5,000 का ब्याज 3 साल में कमाया, यानी 1,667। 1,667 कितने पे कमाया? 10,000 पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट इसमें आता है 16.67 इंटू 1.5 टाइम्स कर लो तो 24.99। इसमें शॉर्टकट लगा दें तो 25% आंसर आ रहा है। अरे वाह, शॉर्टकट तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है इसमें। इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जो 16.67% आएगा उसका 1.5 टाइम्स कर दो, 25% आएगा। उससे आपको एक हिंट मिल जाएगी मुझे ट्रायल एंड एरर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो। हमने देखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या डेफिनेशन है? IRR is the discounting rate at which NPV is zero, or you can say IRR is the rate at which present value of inflows is equal to present value of outflows. बताओ अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं तो आप IRR की बेसिस पर डिसीजन कैसे लोगे? टेल मी। दस लोग बोल रहे हैं, बाकी सब चुप हैं। एग्जैक्टली exactly. उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जिसका IRR ज्यादा है ना। ये इन केस ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स वी विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट IRR। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि अगर इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स है, एक सिंगल इंडिपेंडेंट प्रपोजल है इकलौता,
इकलौता प्रपोजल है तो बताइए उसका डिसीजन कैसे होगा। वेरी गुड मीनल, यू आर डूइंग गुड प्रोग्रेस। If IRR is equal to or more than cost of capital, then we will accept the proposal. If IRR is less than cost of capital, then we will reject the proposal. Suppose IRR आ गया आपका 8% और cost of capital या desired rate of return थी आपकी 10%, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यार भाई साहब 10% कमाने की इच्छा थी और इस प्रोजेक्ट में तो हम सिर्फ कितना कमा पा रहे हैं 8%, और इसीलिए हम इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। गुड। अब क्या होता है बेटा, समझना, यूजुअली अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हों और एनपीवी कहे कि प्रपोजल ए इज बेटर, तो यूजुअली आईआरआर भी यही कहता है कि प्रपोजल ए इज बेटर। या फिर अगर एनपीवी कहे कि प्रपोजल बी इज बेटर, तो आईआरआर भी यही कहता है कि प्रपोजल बी इज बेटर। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि दोनों के डिसीजन एक जैसे होते हैं। लेकिन मान लो अगर एनपीवी और आईआरआर के डिसीजन में कंफ्लिक्ट हो जाए, स्पेशली इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, तो एनपीवी ने कहा कि प्रपोजल ए इज बेटर, आईआरआर ने कहा कि प्रपोजल बी इज बेटर। अब हम तो मारे गए ना, हम क्या करें ऐसे केस में? तो आप अपनी कॉपी में एक नोट लिखिए, टाइटल लिखिए, आप एक नया कंसेप्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका टाइटल आप लिखिए एनपीवी वर्सेस आईआरआर। टाइटल लिखने के बाद इसके अंदर आप लिखें if there is a conflict between decisions of NPV and IRR methods, then we will select the decision of NPV, full stop। कंफ्लिक्ट हो जाए तो हम किसका साथ देंगे? एनपीवी का। पर सर ऐसा क्यों, बेचारे आईआरआर का साथ क्यों नहीं दे रहे आप? तो लिखो ना आप एनपीवी इज बेटर देन आईआरआर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एक काम करते हैं, 5-6 पॉइंट है, हम सारे पॉइंट लिख लेते हैं और फिर उनको एक एक करके समझते जाएंगे। पहले सब लिख लेते हैं एक साथ, फिर समझने का काम उसके बाद करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए आप, रीइन्वेस्टमेंट रेट, रीइन्वेस्टमेंट पुनः निवेश, रीइन्वेस्टमेंट रेट। इसमें आप लिखें IRR can give
correct decision only if cash flows earned, 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 only if cash flows earned from the project may be reinvested at the same IRR. While there is no such assumption with NPV. सर ये समझ ही नहीं आया हमको, तो बेटा मैंने अभी समझाया भी नहीं है, आप तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। If the cost of capital that is the discounting rate if the cost of capital that is discounting rate keeps on changing then it is difficult to arrive at क्या लिखा आपने? Keep on changing, then it is difficult to arrive at decision with IRR. It is difficult to arrive at a decision with IRR, but simple with NPV. फिर पॉइंट नंबर 3 लिखो, IRR cannot distinguish between lending and borrowing of money. But NPV can. कितने पॉइंट हो गए? 3। तो चौथा पॉइंट लिखो, in case of abnormal cash flows, there may be more than one IRRs. Or no IRR for a project. But there is always one NPV but there is always one NPV for any project.
और अब लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 5। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम is to maximize wealth. Objective of FM is to maximize wealth. Full stop. फिर इसी पॉइंट के अंदर अगला सेंटेंस लिखो, IRR gives answer. IRR gives answer in relative terms. ब्रैकेट में लिख लो परसेंटेज. रिलेटिव टर्म्स मतलब परसेंटेज. while NPV gives answer in absolute terms. Rachit is saying repeat. मैंने लिखा, मैंने बोला IRR gives answer in percentage terms, relative terms. While NPV gives answer in absolute terms. ब्रैकेट में लिखिए रुपीज. Hence NPV fulfills wealth maximization criteria. Hence NPV fulfills wealth maximization criteria in a better manner. चलो ये लास्ट पॉइंट में आपको सबसे पहले समझाता हूं. किसी ने पूछा, रचित आपके फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए थे? रचित इज सेइंग सर मीनल से तो 10 नंबर ज्यादा आए थे मेरे. तो यार ये जो आंसर रचित ने दिया ना, ये रिलेटिव टर्म्स में दिया, दूसरे से किसी बेस से कंपैरिजन करके दिया. खुद के मार्क्स नहीं बता रहा है वो कि 400 में से मुझे 240 नंबर आए थे, ऐसा नहीं बता रहा है. अगर अच्छी सीधे सीधे कह देता कि आई गॉट 240 मार्क्स, तो हम बोलते हैं कि उसने आंसर दिया एब्सोल्यूट टर्म्स में. लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे तो 70% मार्क्स आए या मेरे मार्क्स उससे 10 ज्यादा आए. तो ये सब रिलेटिव टर्म्स में आता है. रिलेटिव टर्म्स क्या होता है, समझने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको कोई बोले कि भाई परसेंट कमाना चाहोगे कि रुपए, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट वुड यू लाइक टू अर्न, परसेंटेज और रुपीज? मान लो, देखिए पहले तो आपका आंसर क्या है, फिर मैं कुछ और बोलता हूं. रचित डायरेक्ट मैसेज मत भेजो, सबके लिए लिखो आंसर. एग्जैक्टली जैसे मान लो कि आप सीए बन गए, आपकी जॉब लग रही है, एक इंदौर की कंपनी है और बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जॉब कर लो, हम आपको प्रॉफिट का 10% हिस्सा देंगे. वो कंपनी कोई 70 लाख रुपए साल का प्रॉफिट कमा लेती है, 10% हिस्सा आपको देंगे, मतलब कोई 7 लाख रुपए साल का आपका पैकेज हो जाए. तो इंदौर की कंपनी कह रही है कि आजा मेरे यहाँ जॉब कर, 10% दूंगा.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कह रही है हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको 0.1% सैलरी देंगे, जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसका। तो इंदौर का 10% कमाओगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 0.1% कमाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली पता पड़ा रिलायंस का प्रॉफिट 40,000 करोड़ रुपए साल का है, तो 0.1% भी कितना, 40 करोड़ हो जाएगा शायद। 0.1% भी कितना हो जाएगा, 40 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्योंकि आपको परसेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको रुपयों में इंटरेस्ट है, और एनपीवी में आंसर रुपयों में आता है, इसलिए वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ढंग से पूरा करती है। आईआरआर में आंसर परसेंट में आता है, हो सकता है परसेंट ज्यादा होने के बावजूद किसी कारण से आप रुपए कम कमा रहे हो, तो आईआरआर आपको मिसलीड भी कर सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एनपीवी इज बेटर देन आईआरआर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाए तो हमको एनपीवी के साथ में जाना। ये तो मैंने लास्ट पॉइंट एक से आपको एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट नंबर 5। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट नंबर 2, 3, 4। सर व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 1? वो लास्ट में एक्सप्लेन कर। पॉइंट नंबर 2 आपने क्या लिखा कि अगर डिस्काउंटिंग रेट यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर साल बदलती जाए तो आईआरआर में डिसीजन लेना मुश्किल पड़ जाएगा, जबकि एनपीवी में डिसीजन लेना आसान होगा। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको क्या करना है, इसका आईआरआर निकालना है। एनपीवी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 27 का आप आईआरआर निकाल करके बताइए। मैं हिंट देता हूं आपको, ये आईआरआर जो है ना, ये 16-17% के बीच में आएगा। चलो इट विल बी बिटवीन 16 and 17%। ओ भाई, खुद सॉल्व करके बताओ, यहां से आंसर टीप के मुझे मत दिखाओ।
16.77 किया सॉल्व। देखो मीनल इतनी स्मार्ट है कि जानबूझ के 16.22 दे रही है आंसर, ताकि एकदम जेन्युइन लगे कि हाँ मैंने खुद ने करा। फोटो भेज सकती हूँ? ओहो 16-17 के बीच में है। अब ना बेटा मुद्दा ये है कि अब इससे डिसीजन कैसे दें। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अलग अलग है। हमने बोला था कि अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% और 16%, और आईआरआर है 16.77%। तो अगर हम सिर्फ पहले 2 साल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ध्यान दें, क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन होगा ना आपके पास में। यार तुम लोग कैसे हो, क्वेश्चन भी नहीं खोल के, ये लिखा ना इधर कि cost of capital is 15, 16, 19 and 20% for first 4 years। तो पहले 2 साल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15 और 16, यहाँ पे आईआरआर है 16.77। इसको मद्देनजर रखते हुए तो ये लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है क्योंकि आईआरआर इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो एक्सेप्ट द प्रपोजल। लेकिन अगर मैं अगले 2 साल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखूं तो वो है 19 और 20। एंड नाउ दैट इज द प्रॉब्लम कि आईआरआर 16.77 है जबकि ये रेट है 19 और 20 को। इसको 19-20 की कॉस्ट को देख के तो ये लगता है कि 16.77 कमाने वाले प्रपोजल को क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट। तो बड़ा कंफ्यूजन है, पहले 2 साल को देख के लगता है एक्सेप्ट कर लो, बाद वाले 2 साल को देख के लगता है रिजेक्ट कर दो। तो इस तरह से आईआरआर में डिसीजन लेना जो है बड़ा कठिन हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आईआरआर में डिसीजन आएगा ही नहीं, बट डिसीजन लेना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एनपीवी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप में से कोई ज्ञानी पुरुष अपना दिमाग चलाएगा और वो बोलेगा अरे सर एक काम कर सकते हो ना, आप ये कर सकते हो, जस्ट अ मिनट, आप ये कर सकते हो कि इन 15, 16, 19, 20 का एवरेज निकाल लो, फिर वो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी उससे 16.77 को कंपेयर कर लो। पर ना बेटा एवरेज निकाल के भी सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये एवरेज सिंपल एवरेज नहीं आना चाहिए, ये एवरेज वेटेड एवरेज आना चाहिए। वो भी अरिथमेटिक मीन नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। अरे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्काउंटिंग रेट हर साल चेंज होती है तो आईआरआर से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एनपीवी से डिसीजन लेना तब भी उतना ही आसान रहता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हम प्रेजेंट, चलो एक मानो 2 मिनट के लिए कि आपकी जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 15% पर एनम है। डिस्काउंटिंग रेट कितनी है, 15% पर एनम पूरे 4 साल के लिए। कितने के लिए, पूरे 4 साल के लिए। तो जरा एक काम करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करो और इक्वल टू प्रेस करके बताओ कितना आता है। ओ भाई 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू 0.870 आता है ना। पता है आपने क्या करा है, यहाँ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 1 कर दिया है। फिर और एक इक्वल टू प्रेस करो, .756 आ गया। पता है ये 0.756 क्या है,
ये है 1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि रेट क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ये जो एग्जांपल हमारे सामने है ना, इसमें रेट कांस्टेंट नहीं है, इसमें रेट हर साल चेंज होती चली जाती है। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करें, जरा मेमोरी कैंसिल करो, कैलकुलेटर ऑन करो और टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू 0.870 आया, उसको मैंने यहां नोट कर लिया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल टू 0.870 को हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल टू 0.870 जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे दिख रहा था वो अभी भी दिख रहा है, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया 1.16 से तो 0.750 आ गया। गेस व्हाट, अब क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1.19 इक्वल टू 0.630 आ गया, डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल टू 0.525 आ गया। अगर रेट सेम रहती ना तो हर बार हम डिवाइडेड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.15 करते चले जाते, अगर रेट सेम रहेगी तो। लेकिन रेट बदल रही है तो हर बार रेट को हम बदल बदल करके लिख देंगे। चलो अब एनपीवी निकाल के बताओ इस प्रोजेक्ट की आप। एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 रुपए क्या आ जाती है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा एनपीवी पॉजिटिव है तो डिसीजन दो। सिंगल इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, एनपीवी पॉजिटिव है, डिसीजन दो। एक्सेप्ट द प्रपोजल और रिजेक्ट इट।
बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी गुड। तो अब एनपीवी से देखो डिसीजन लेना कितना आसान हो गया। बड़ी आसानी से हमने डिसीजन एनपीवी में ले लिया, जबकि आईआरआर में हम कंफ्यूज ही हो रहे थे कि चार चार रेट है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये है आईआरआर की कमजोरी, और इसी के चलते एनपीवी और आईआरआर में अगर कंफ्लिक्ट होता है तो हम किसका साथ देते हैं? एनपीवी मेथड का साथ देते हैं। चलो एक काम करो, अच्छा ये अब हम समझते हैं अगला पॉइंट, लेंडिंग वर्सेस बोरोइंग का। आप देखिए प्रपोजल ए और प्रपोजल बी, एक का आईआरआर 50% है और दूसरे का आईआरआर 75% है। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा प्रपोजल हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? Which proposal should I accept? बी, क्योंकि उसमें 75% जो है वो आईआरआर है, वो बेटर प्रपोजल है। अच्छा एक काम करो, दोनों की एनपीवी निकाल करके बताओ मुझे कितनी कितनी आ रही है। डिस्काउंटिंग रेट दी है ना क्वेश्चन में, कितनी दी है? 10%। कैलकुलेट एनपीवी फॉर बोथ। $14.55 एंड -2363। तो इस हिसाब से तो कौन सा प्रपोजल अच्छा है, ए या बी? हाँ, अब समझो कि आयरन ने क्या गलती कर दी। आयरन ने ये गलती कर दी है कि आप देखो प्रपोजल ए में 0 ईयर में 4000 का आउटफ्लो है, यानी आपने 4000 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किया, और फर्स्ट ईयर में 6000 का इनफ्लो है, यानी 6000 रुपए आपको मिल गया। तो अब ऐसा करके 4 लगा के 6 कमाए, यानी 2000 रुपए आपने कमाए। ये जो 2000 रुपए आपने कमाए इसका आईआरआर 50% है। सर ये आईआरआर सही है कैसे पता चलेगा? अरे 50% से डिस्काउंटिंग करके अगर एनपीवी निकालोगे तो एनपीवी 0 आएगी, मतलब आईआरआर एक्चुअली 50% है। यूं भी देख लो ना, 4000 लगाए उस पे 2000 कमाए तो 50% है।
और ये 50% ना आपकी इनकम है, ये लेंडिंग का केस है, यहाँ आपने पैसा लगाया है तो 50% आपकी कमाई है। लेकिन अगर आप प्रपोजल बी की तरफ देखें तो वहां आपको 0 ईयर में 4,000 रुपए मिल गए हैं। 0 ईयर में यू गॉट 4,000 रुपीज इन फ्लो, और 4,000 रुपए आपको मिले, यानी एक तरह से बोरोइंग करी आपने, आपने लोन लिया, और ये लोन लिया ये आपने चुकाया फिर कितने में, 7,000 रुपए में चुकाया। 4 में लिया, 7 में चुकाया, तो 3,000 एक्स्ट्रा दिए। तो ये 75% आपकी इनकम नहीं है, ये 75% आपकी कॉस्ट है। यही प्रॉब्लम है बेटा, यही प्रॉब्लम है। आईआरआर पे ना प्लस या माइनस साइन नहीं होता है। तो आईआरआर, जो आईआरआर मेरे लिए इनकम है वही आईआरआर आपके लिए कॉस्ट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको लोन दिया और आप मेरे को इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो और मैं उसका आईआरआर निकालूं, तो वो आईआरआर मेरे लिए इनकम होगा और वही आईआरआर आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो आईआरआर देख के पता नहीं चलता है कि ये इनकम है कि कॉस्ट है। ये प्रॉब्लम आती है लेंडिंग वर्सेस बोरोइंग में, जबकि एनपीवी को सब पता है क्लियरली कि लेंडिंग है कि बोरोइंग है। आप देखो अपने आप ही ए की एनपीवी पॉजिटिव आई और बी की एनपीवी नेगेटिव आई और बी रिजेक्ट हो गया। हिमांशु, हम लेंडिंग और बोरोइंग का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि हमको इन दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। हम सिर्फ इतनी सी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि if somebody is saying that IRR is 15%, so he may be talking about income, he may be talking about cost, that is not really clear. IRR itself cannot distinguish between lending of money and borrowing of money. लेकिन एनपीवी इस लेंडिंग या बोरोइंग की केस को क्लियरली खुद ही डिस्टिंग्विश कर सकता है। देखो ना, प्रपोजल ए में आप कमाना चाहते हैं 10% लेकिन कमा रहे हैं 50%, तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए, इसीलिए इसकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। प्रपोजल बी में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रपोजल बी में क्या हो रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कॉस्ट बियर करने को तैयार है, 10%, लेकिन बी की कॉस्ट कितनी है, 75%। अब मैं तो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानता हूँ, इसमें तो 75% कॉस्ट है, तो ये रिजेक्ट होना चाहिए। और एनपीवी इसको अपने आप नेगेटिव एनपीवी दिखा करके रिजेक्ट कर रहा है। पूरी लंबी सी कहानी का एक छोटा सा कंक्लूजन, आईआरआर पे प्लस या माइनस साइन नहीं होता है जबकि एनपीवी पे प्लस माइनस साइन होता है। इसीलिए आईआरआर में ये समझना मुश्किल पड़ जाता है कि हम कमा रहे हैं कि चुका रहे हैं, अगर क्लियरली स्पेसिफाई न किया। ये है आईआरआर की एक और बुराई। अच्छा चलो, अब मैं आपको आईआरआर की एक बुराई और बताता हूँ, मल्टीपल आईआरआर। ये रहे कैश फ्लो। मैं आपको आईआरआर कैलकुलेट करने को भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ आईआरआर बता दूंगा और आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि आईआरआर है कि नहीं है। कैसे वेरीफाई करोगे, उस रेट से डिस्काउंटिंग करके देखना। अगर एनपीवी 0 आ जाए मतलब यही आईआरआर है। ये रहे कैश फ्लो, 0 ईयर पे 1,60,000 का आउटफ्लो, फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए का इनफ्लो, सेकेंड ईयर में 10 लाख रुपए का आउटफ्लो, और इसका आईआरआर है 400%। जरा 400% से डिस्काउंटिंग करके इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालो। सर 400% से डिस्काउंटिंग करें कैसे, हमारा तो यही नहीं समझ में आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा 400% का, अरे राम भगवान, कैसे होगा सर, समझ ही नहीं आ रहा है। समझना कुछ नहीं है बेटा, मैंने कहा ये कैश फ्लो है,
400% से डिस्काउंटिंग करके इसकी एनपीवी निकालो। कुछ भी नहीं समझना है, ये कैश फ्लो है, 400% से डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालना है। अरे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर n। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे वो फैक्टर आएगा 1, यहाँ आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टू द पावर 1। जो कि बेसिकली हो जाएगा 1/5। 1/5 मतलब कितना होगा? 0.20। और यहां होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 की पावर 2। तो 1/25 तो 0.04। बस इससे मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बेटा 400% है ना, ये ध्यान रखना। 400% के लिए 1 प्लस 4 होगा। अगर 40% होता तो 1 प्लस 0.4 करते हैं, 4% होता तो 1 प्लस 0.04 करते। पर 400% है। सर कितना हायर IRR है इसका भगवान, वेरी एबनॉर्मल। हाँ जी, बहुत ही हायर है सर। 400% पे जाएंगे कैसे एग्जाम में? हम तो पहला ट्रायल 10 पे करेंगे, फिर आंसर नहीं आएगा तो 11 पे, फिर नहीं आएगा तो 13 पे, फिर नहीं आएगा तो 15 पे, करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना। एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगेगा, इस अटेम्प्ट में चालू करोगे, उस अटेम्प्ट में खत्म। है ना सिंपल। बेटा इस तरह का ना क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं आपसे। ये तो सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ क्वेश्चन है, दे वोंट आस्क यू दिस। अब जरा एक काम करो कि 25%, 25% से डिस्काउंटिंग करके इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालो। और एक गजब हो गया भैया, ओ भैया वापस 0 आ गई एनपीवी। ये आपके साथ फ्रॉड हो गया। अरे बहुत बुरा हुआ बेटा। स्कैम 2020। सर तो फिर एक बात बताओ कि IRR 25% है कि 400% है? दो दो IRR आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल कि दो IRR आ गए?
सर पता नहीं कैसे आ गए दो। अच्छा 2 आ गए, वहां तक तो ठीक है। अब डिसीजन लो। ये क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 30%। अरे कोई आपसे पूछे कि सीए फाउंडेशन तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे, आपने बोला हाँ, बोले कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? अरे बोले यही 240 300। बोले 240 की 300? बोले नहीं 240 एंड 300। वाह भाई वाह। अच्छा अब ये देखो, आप 30% डिस्काउंटिंग रेट है, डिसीजन देना है। अब आपका आईआरआर है 25%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 30%, आईआरआर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो प्रपोजल इज रिजेक्टेड। दूसरी तरफ आपका आईआरआर है 400%, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ कितनी है 30%, so IRR is much more than cost of capital, therefore accept the proposal। तो प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो रहा है, प्रपोजल रिजेक्ट भी हो रहा है। सर यार ये चल क्या रहा है? यही तो अगर कैश फ्लोज एबनॉर्मल हो, सर एबनॉर्मल मतलब, अरे देखो ना 0 ईयर पे 1,60,000 का आउटफ्लो हुआ, फिर फर्स्ट ईयर में छप्पर फाड़ के 10 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ, यही एबनॉर्मेलिटी है। और ज्यादा बड़ी एबनॉर्मेलिटी क्या है कि सेकेंड ईयर में फिर आउटफ्लो हो गया। बेटा ये है मतलब कि एबनॉर्मल कैश फ्लो का क्या मतलब, यूजुअली ना कैश फ्लो एक ही बार साइन चेंज करता है। शुरू में आउटफ्लो, उसके बाद सीरीज ऑफ इनफ्लोज, एक बार साइन चेंज हुआ। लेकिन इसमें 2 बार साइन चेंज हो गए, शुरू में आउटफ्लो, उसके बाद फिर इनफ्लो, उसके बाद फिर आउटफ्लो। शुरू में आउटफ्लो, फिर इनफ्लो, फिर आउटफ्लो। ये जो दूसरी बार साइन चेंज हुआ ना, इसकी वजह से कैश फ्लो में एबनॉर्मेलिटी आ गई। इसकी वजह से आईआरआर तो बेचारा ढेर हो गया, मतलब जमीन पे टाई टाई फिश हो गई आईआरआर की। आईआरआर की बैंड बच गई। मगर एनपीवी इज सच अ रॉबस्ट मेथड, गवर्नमेंट के जैसा है। जो है टफ पोजीशन में सरवाइव नहीं कर पा रहा है नॉर्मल कैश फ्लो में। हाँ तो सर एनपीवी कौन सी सरवाइव कर गई, फालतू बात करते हो आप। अरे नहीं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, जरा 30% से एनपीवी निकालो इस प्रोजेक्ट की, देखना एक आंसर आ जाएगा सीधा सा। 30% से इसकी एनपीवी निकालो। कोरोना की तरह आईआरआर म्यूटेट हो रहा है, हाय हाय। $17,515। देखो एक आंसर आ गया सीधा सीधा। अच्छा एनपीवी पॉजिटिव है तो बताओ प्रपोजल एक्सेप्ट के रिजेक्ट। ये देखो कितना बढ़िया काम है, ये एनपीवी है। आईआरआर सब गड़बड़ कर देता है, जबकि एनपीवी में आपको बढ़िया अच्छा सा आंसर दिया है। ये है बेटा फर्क दोनों में। और ये आईआरआर क्यों गड़बड़ा गया, क्योंकि कैश फ्लो कैसा है एबनॉर्मल। पता है बेटा ये 2 आईआरआर क्यों आ रहे हैं, मैं आपको ना इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण बताता हूँ, समझो। एक ड्राइंग करके बताता हूँ मैं इसके ऊपर आपको। अगर मैं एक्स एक्सिस पर ले लूं डिस्काउंटिंग रेट और वाई एक्सिस पर ले लूं एनपीवी, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन में एनपीवी कर्व का कलर चेंज कर, एक नॉर्मल क्वेश्चन में एनपीवी कर्व का बिहेवियर कुछ इस तरह से होना चाहिए। यानी जब 0% से डिस्काउंटिंग करेंगे तो एनपीवी अपने हाईएस्ट लेवल पर होगी, यहाँ एनपीवी अपने हाईएस्ट लेवल पर होगी।
जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगी वैसे वैसे एनपीवी डाउन 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 होती जाएगी। डू यू अग्री कि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ने पर एनपीवी गिरेगी? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ने पर एनपीवी गिरती चली जाएगी और इतना गिर जाएगी, इतना गिर जाएगी कि एक दिन जीरो हो जाएगी। ये देखो आप, ये वाला जंक्शन यहां इतना गिर जाएगी कि एक दिन एनपीवी क्या हो जाएगी? जीरो। यही वाली जो रेट है इसी को हम क्या कहते हैं? आईआरआर कहते हैं। दिस इज द रेट which is named as IRR। इसके बाद भी डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाओगे तो एनपीवी नेगेटिव होती चली जाएगी। ये है एनपीवी कर्व और एनपीवी कर्व पर आईआरआर का रिकॉग्निशन। ये नॉर्मल क्वेश्चन के लिए है, लेकिन अगर क्वेश्चन नॉर्मल किस्म का हुआ तो फिर किस्सा कुछ ऐसा होगा। ये होगी आपकी एनपीवी कर्व। यानी जैसे जैसे आप रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे एनपीवी कम होती जाएगी, एक रेट पर आकर के वो जीरो हो जाएगी। फिर रेट और बढ़ाओगे तो वो नेगेटिव 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 होती चली जाएगी। फिर रेट और बढ़ाओगे तो एनपीवी को गुस्सा आ जाएगा कि यार मैं पॉजिटिव थी, मैं जीरो हो गई, मैं नेगेटिव हो गई, मैं इतनी नेगेटिव हो गई, तुमको फिर भी चेंज नहीं पड़ रहा है, अब मैं क्रांति करूंगी, अब मैं करूंगी किसान आंदोलन। और ये एनपीवी जो है रीबाउंड कर गई और रेट बढ़ाने पे उल्टे बढ़ने लग गई, और रेट बढ़ाया और बढ़ी और वापस एनपीवी एक बार जीरो हो गई। ये 25% का रेट रहा होगा और ये 400% का रेट, और फिर से क्या हो गई? पॉजिटिव। तो ये जो केस आप देख रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल आईआरआर, MIRR, मल्टीपल IRR। इसका उल्टा भी केस पड़ सकता है बेटा। सर इसका और क्या उल्टा हो जाएगा? ये अपने आप में उल्टा पुल्टा है। इसका उल्टा केस ऐसा पड़ेगा, समझना। दिस इज द केस ऑफ नो, दिस इज द केस ऑफ नो IRR। मतलब क्या हुआ? आप रेट बढ़ाते गए, एनपीवी कम होती गई। आप यहां नीचे एक्स एक्सिस पे एनपीवी का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगी, वो एक दिन जरूर जीरो हो जाएगी और वो मुझसे मिलने एक्स एक्सिस पे आएगी। वो आ भी रही थी नीचे और नीचे और नीचे, लेकिन वो यहीं से ही यू टर्न मार गई और आप यहां वेट करते रह गए उसका, वो नहीं आई। ओ, ओ माय गॉड, वो वापस चली गई। अब आप देखो, एक बार भी एनपीवी जीरो ही नहीं हुई, धोखा हो गया आपके साथ, दिल टूट गया। एक बार भी जीरो नहीं हुई, एक बार भी जीरो नहीं हुई, इसका मतलब नो आएगा। ये भी एबनॉर्मल कैश फ्लो का ही नतीजा है। तो अगर कैश फ्लो एबनॉर्मल हो जाए ना बेटा, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि, क्या पॉसिबल कि, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको नो आईआरआर या मल्टीपल आईआरआर वाली केस देखने को मिले। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नो आईआरआर का, इसको आप कोई भी रेट से डिस्काउंट करके देख लेना, हजारों रेट ट्राई कर लेना, किसी भी रेट पे इसकी एनपीवी जीरो नहीं होगी। ये आईआरआर की कमजोरी है और इसी के चलते हमने कहा दैट एनपीवी इज बेटर देन आईआरआर। नमन कह रहा है सर की ड्राइंग तो मेरे जैसी खराब है। ओ भैया, मेरे पास यहाँ कोई पेंसिल या स्टाइलस नहीं है, ये टच स्क्रीन लैपटॉप जो कि वर्टिकल स्क्रीन खड़ी है उस पे उंगली करने से बन रहा है। आई डोंट हैव, ये आईपैड नहीं है ये जिसको आप जमीन पे आड़ा पटक करके उसके ऊपर पेंसिल चलाते हो। यहाँ उंगली करनी पड़ती तब जाके बनता है।
हाँ मीनल, ये नमन जलता है मुझसे, देखा मैंने पहले ही दिन से। रचित, डोंट ट्राई। जलता है ये मजनू साला। ए चलो रे, टाइम पास मत करो तुम मेरे साथ। ये 2 क्वेश्चन करके लाना बेटा। हाँ कंपटीशन तो हो ही रही है, उसमें ड्राइंग भी है। नाटा कल्चर फेस्ट, उसमें ड्राइंग की कंपटीशन भी है, जाके जीत के बता देना। वो तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो जरूर जीत जाते आप। साइज डिस्पैरिटी और टाइम डिस्पैरिटी वाले ये दोनों क्वेश्चन कर लाना। 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों की एनपीवी निकालनी है, दोनों का आईआरआर निकालना है। कमेंट वमेंट नहीं करना है आपको। हाँ मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। कमेंट फमेंट कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। आपको सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन 28 सॉल्व करना है। मैं होमवर्क मार्क कर देता हूँ इसके ऊपर। एक तो ये साइज डिस्पैरिटी को आपको सॉल्व करना है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। दूसरा टाइम डिस्पैरिटी को सॉल्व करना है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। और तीसरा क्वेश्चन 28 को सॉल्व करना है आपको, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ओके, तीनों क्वेश्चन में 2 बार एनपीवी निकालनी है, 2 बार आईआरआर निकालनी है। अच्छी बढ़िया जोर की आपकी एनपीवी आईआरआर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये करके लाओ, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नमन इज आस्किंग कल छुट्टी है क्या? हाँ बेटा मोस्ट प्रोबेबली तो है, मान लो मेरा मन कर गया पढ़ाने का तो फिर वो बाद में बता दूंगा मैं। आप लोग बोलो, कितने बच्चे बोलते हैं कि हैव क्लास और कितने बोलते हैं कि छुट्टी? वोटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हॉलीडे भी आ गया, हैव क्लास 2 मिले, हैव क्लास 3 मिले, 4 मिले, बाकी सब छुट्टी मिले। चीटिंग मीनल चीटर 2 बार लिख रही है। चलो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, तो फिर कल छुट्टी है। ओके, बाय बाय। इसको रिवाइज कर लो जो अभी तक हमने पढ़ा है अच्छे से। छुट्टी का मतलब ये थोड़ी है कि आपको मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, मजा करना है। छुट्टी का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास अब एक रिवीजन का अच्छा टाइम है, क्योंकि हमने कंसिडरेबल पोर्शन पढ़ लिया है। यहाँ तक का पार्ट आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाकी कल देखेंगे, आई मीन मंडे को देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।